फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज आए हैं रिजल्ट एचडीएफसी बैंक यानी कि इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में से एक बैंक के रिजल्ट आए हैं। जैसे टीसीएस के रिजल्ट आए थे तो हमको समझ में आ गया था कि बाकी आईटी कंपनीज किस तरह से फॉलो करने वाली है या फिर रिएक्ट करने वाली है। उसी के बेसिस पे एचडीएफसी के जैसे रिजल्ट आए हैं उसी के बेसिस पर आपको कमिंग डेज में जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपको उसी तरफ इस बैंक को फॉलो करते हुए नजर आएगा। यानी इंडस्ट्री का लीडर जिस तरह से जाएगा वैसे हम उससे अंदाजा लग जाता है, डिक्टो नहीं अंदाजा लग जाता है। टीसीएस में नेक्स्ट डे अच्छी रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग थी, इन्फोसिस फिर हमने देखा था इन बाकी चीजों के ऊपर भी। तो आपको यहां देखते हैं किस तरह से रिजल्ट आए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं यहां पर। अब हम यहां समझने की कोशिश करते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही आसान शब्दों में भाषा में आपको समझा दूं। अगर आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़ने नहीं आती है तो ठीक है, और प्लस अगर आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज के लेकिन बैंकिंग की जैसी आता है थोड़ा सा आपको इसमें, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं बैंक में एनालाइज करने के लिए। तो तीन चीजें पहले आपको बता दूं। सबसे पहले क्या होती है इनकम। इनकम क्या होती है? किसी भी बैंक के लिए इनकम क्या होता है? उसका इंटरेस्ट, यानी जो उसने लोन दिया है अगर उस पर मैक्सिमम पैसा या फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा लौट के आ रहा है वापस, वो भी इंटरेस्ट के रूप में, तो दैट मीन बैंक की ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो मतलब बैंक की इनकम बढ़ेगी। इतना आप समझ गए, यानी इंटरेस्ट हो गया। दूसरा होता है प्रोविजनिंग, एक वर्ड और होता है। ये सारे वर्ड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम अभी जाके आगे समझने वाले हैं इनको इसी बैलेंस शीट में। प्रोविजनिंग होता है कि बैंक ने जो लोन दे दिया कुछ उनसे कुछ अमाउंट पे बैंक को लगता है कि इसमें जो ये प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, दैट्स मीन उनको अनुमान लग जाता है पहले से उनके क्राइटेरिया के बेसिस पे कि इतना पैसा जो हमने दिया है इसमें से कुछ नहीं आ सकता या फिर अटक जाएगा या फिर लौट के नहीं आएगा। दूसरा वर्ड। और तीसरा फाइनल हो जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब ये हो जाता है कि इतना पैसा वापस लौट के आया ही नहीं। सिंपल भाषा में ये है। अब हम इसको यहां समझते हैं कि किस तरह से चीजें यहां काम कर रही है। आपके सामने पहले बता दूं सारे नंबर ये लाख में, यानी करोड़ में नहीं है, लाख्स में। ठीक है, ये सारे नंबर लाख्स में। तो आप देखो जो पहला ही आपको जो निकला ये निकल रहा है इंटरेस्ट अर्न। अब बैंक के लिए इंटरेस्ट कहां से आता है आप देखोगे क्या क्या। सबसे पहले ए को देखते हैं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ये आप समझ गए, इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांसेस एंड बिल, यहां से इंटरेस्ट है। और दूसरा आया इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा ये हो गया। बाकी तीसरे और चौथे ये आप देख रहे हैं। तो अगर हम सबको जोड़ देना तो आप देखोगे यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल ए बी सी डी चारों क्राइटेरिया को जोड़ने के बाद उनके इंटरेस्ट आए हैं पिछले बार थे 29,88,506 पिछले मार्च में। और इस बार आए हैं कितने YOY बेसिस पे आप देखोगे 30 lakhs 42, यानी कि आपको वहां से यहां से आपको जंप दिख रही है इंटरेस्ट में, यानी इंटरेस्ट तो अच्छी बात है। वहीं अगर हम क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में जो दिसंबर खत्म हुआ है आपको दिखेगा 30,07,970, और उसके बाद आपको यहाँ 30 लाख वहां से भी आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बैंक के इंटरेस्ट तो बड़े हैं। एक पैरामीटर तो एचडीएफसी बैंक ने अच्छा काम किया है, लेकिन हम सबको जोड़ दें यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें, जो मेन हमारे लिए काम हो जाता है टोटल इनकम। अब आप यहां देखोगे पहली बार था यानी कि पिछले मार्च में था 35,91,763, ठीक है, 35,91,763 और इस बार क्या है 38 लाख। यानी आपको वहां से क्लियरली यहाँ पे टोटल इनकम में बैंक की जंप नजर आ रही है। दिस इज अगेन पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन जो हमें नजर आ रहा है, ये पिछले दिसंबर में 37 लाख और इस बार है 38 लाख। तो आपको यहां से भी इसमें जंप नजर आ ही रही है। दैट्स मीन पहले पैरामीटर में बैंक ने इंटरेस्ट और टोटल इनकम में तो अच्छा ही किया है। अब आता है जो हम बात कर रहे थे प्रोविजनिंग की, हमने अभी जस्ट बात किया था प्रोविजनिंग। अगर हम इसको छठे पॉइंट को देखें, हमने पहले किसी बैंक के लिए किसी भी कंपनी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका इनकम, उसके बाद खर्चे और उसके बाद आखिरी में उन दोनों को माइनस करके हम निकालते हैं नेट इनकम। लेकिन बैंक में पहले इनकम हमने देख लिया, उसके बाद उसके खर्चे प्लस ये जो प्रोविजनिंग दिख रहा है ना, ये प्रोविजनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये बढ़ता है, ये वही अमाउंट हो जाता है कि बैंक को लगता है कि इतना अमाउंट हमारा वापस नहीं आ सकता है, अभी अनुमान है, ये कंफर्म नहीं है, अनुमान हो जाता है कुछ पैरामीटर के बेसिस पर। ज्यादा कंफ्यूजिंग रखते हुए नहीं, सीधा चलते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर, जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं या फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट कैसा है इस कंपनी का। अब आप देखोगे कि हमने देखा कि इनकम तो ठीक थी और बाकी प्रोविजनिंग हमने यहाँ पर देखी, लेकिन उस सबको हटाने के बाद, सबको जोड़ने के बाद, टैक्सेस हटाने के बाद, अनुमान जो बैंक को लगता है इतना पैसा नहीं आएगा, प्रोविजनिंग को हटाने के बाद, जोड़ने के बाद नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जिसे हम कहते हैं शुद्ध मुनाफा, तो पिछले साल था 6,00,000
92,000 यानी 6,92,700 से ऊपर। और अभी जो आए हैं 8 लाख, यानी आपको सीधा सीधा यहाँ पे जंप लगा 8,18,000 से ऊपर आ रहा है। दैट्स मीन नेट प्रॉफिट तो बैंक की अच्छी दिख रही है यहाँ पर। वहीं हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगर हम बात करें इसको क्वार्टर बेसिस पे, अब आप देखोगे पिछले क्वार्टर में जो आया है 8,75,000, ये आप देख रहे हो 8,75,000, और इस बार 8,18,000। यहाँ पर आपको डिप नजर आ रही है, क्वार्टर बेसिस पर आपको एक डिप नजर आ रही है, लेकिन आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके नेट प्रॉफिट में आपको इंक्रीज दिख ही रहा होगा। अभी तक आपने जरूर पढ़ भी लिया होगा कहीं ना कहीं न्यूज में भी। ये एक पार्ट हो गया इसको पढ़ने का, जबकि हम इसको ऑलरेडी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इस बैलेंस शीट को, उसमें भी एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट जो होते हैं रेशियोज, जो रेशियोज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अब वो क्या क्या रेशियोज होते हैं आप यहाँ देखिए। सबसे पहला होता है, आप देखोगे क्या चीज, बस ये जो आप देखोगे ना, ये जो 17 पॉइंट है इस चीज को, परसेंटेज ऑफ शेयर हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो उसमें नील है, मतलब गवर्नमेंट इंडिया ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब दूसरा होता है कैपिटल एडिकेशन रेशियो, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद होगा जब भी हमने HDFC का, ICICI, बंधन बैंक या फिर कोटक का किया था, तो आपको समझाने की कोशिश की थी कि क्या होता है। तो यहाँ पे 18% है जो अच्छा है, अभी भी अच्छा है, पहले 18.5 था और इस टाइम 18.8 हो गया YOY बेसिस पे। दिस इज अगेन थम्स अप। लेकिन 18.9 ये था, यानी माइनर्स आपको यहाँ पे स्लाइटली दिख रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको दिख नहीं रहा है, जो ओके है। यहाँ पर थर्ड जो पैरामीटर आता है अर्निंग पर शेयर, तो पिछले साल 12.6 यानी 12.6 और इस बार 14.9, अगेन दिस इज पॉजिटिव। पिछले क्वार्टर कंपैरिजन 15.9 से 14.9 हो चुका है। हम जानते हैं जिस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट होता है, उसी बेसिस पे हमको EPS भी चेंज होता हुआ नजर आता है। दैट्स मीन आप यहाँ समझ गए। अब आता है इसका जो मेन चीज होता है बैंकिंग सेक्टर में, क्या होता है NPA। हमने समझ गए, इनकम समझ गए थे, हम समझ गए थे प्रोविजनिंग, अब समझते हैं NPA किस तरह से बढ़े हैं या फिर घटे हुए हैं। यहां से आप देखोगे NPA के रेशियोज, इससे नीचे को आप देखोगे सबसे पहले ग्रॉस NPA का उसके बड़े हैं, यानी कि NPA क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो पैसा बैंक कहीं लोन दिया बैंक ने किसी को, वो वापस आया नहीं, अगर वो बढ़ता है तो डेफिनेटली आप समझ रहे हो बैंक के लिए बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। तो पिछले साल था आप देखो 1264 और इस बार हो गया 15, यानी कि अच्छा खासा यहाँ से एक जंप हुआ तो आपको नजर आ रहा है। आप यहाँ समझ गए होंगे कि पिछले इस साल 12,64,000 जो पैसा था बैंक का NPA था, और इस बार हो गया 15 लाख। ऑलमोस्ट यहाँ से अच्छा खासा आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जो बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए अच्छी बात नहीं होती ग्रॉस NPA। वहीं बात करो पिछले क्वार्टर में 88, आप समझ लो 88, 88 लाख, एक सेकेंड, इट्स 8,82,000, और वहां से भी यानी पिछले क्वार्टर में 8,82,000 बैंक का NPA था HDFC का, और इस बार हो गया 15 लाख। आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो चुका है। अब ये तो बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए यहाँ से ×2 हो जाएगा NPA। इनकम तो उतनी नहीं बढ़े लेकिन NPA बढ़ रहे, तो ये अगेन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो एस्टिमेशन था बैंक का, एटलीस्ट HDFC साहब, वो उतनी उम्मीद नहीं थी। NPA तो होंगे, वो तो हमेशा होते हैं, लेकिन इतनी नहीं थी। इसीलिए आप पढ़ रहे होंगे कि जो स्ट्रीट की एस्टिमेशन थी उससे ज्यादा इसने अंडर परफॉर्म किया। अब इसका रीजन क्या है? इसका ऐसा तो नहीं कि बैंक में कोई खराबी आ गई, फिर बैंक से लोगों का भरोसा उठ गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका जो मेन रीजन है कोविड, जिसने सबको पूरा मार रखा है। यहाँ पे अगेन से सेकंड लहर आ चुकी है। तो प्लस आपको पता हो काफी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चलता रहा मोरेटोरियम के लेकर, कि आप उसको NPA घोषित कर सकते हो जिन लोगों ने नहीं किया, या फिर नहीं कर सकते हो जिन लोगों ने इस बीच में पेमेंट नहीं दिया। तो काफी टाइम के बाद आप ये समझ सकते हो। बट जो चीज है, यानी रेवेन्यू वाइज अच्छा है, लेकिन NPS बढ़ना किसी के लिए, बैंक के लिए अच्छा नहीं है। अब देखते हैं मार्केट उसको किस तरह से रिएक्ट करती है जब मंडे को मार्केट ओपन होती है। वहीं अगर इसी को हम परसेंटेज में समझने की कोशिश करें, ये वाला पॉइंट को, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA, आप यहां देखोगे तो ये पहले था पिछले साल 1.26, अभी हो चुका है 1.32, और पिछले क्वार्टर में दिसंबर था 0.81। यानी कि अगर सबसे बड़े बैंक की ये हालत है, तो बाकी जो बैंक आने वाले हैं छोटे भैया टाइप के इनके, उनका क्या हाल होगा, आप उनका देखना इस चीज को। तो वहां पे आपको भारी भारी NPA बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो
आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप चाहें तो अपना कमेंट जरूर लिख सकते हैं, हमें भी पता चल जाए, कुछ और एक्स्ट्रा चीज हमें भी आपसे सीखने को मिल सकता है। प्लस अब जो इसके लेवल्स हो सकते हैं ना, अभी 14 से 30 के आसपास ये चल रहा है। देखते हैं अगर मार्केट में मंडे को कुछ क्रैक आता है या फिर शेयर में नीचे की तरफ के लेवल देखते हैं, तो आपको डेफिनेटली ऐसे शेयर को ऐसे ही मौके पर आपसे उठाए जाएंगे, मतलब आपको मिलेंगे। अदरवाइज तो आप देखेंगे कहाँ 800 समथिंग, 800 के अराउंड जो भी था उसका कोविड में पिछले साल टच करने के बाद, लो टच करने का, अभी देखिए आपको 1400 से भी ऊपर मिल रहा है, यानी 1500 भी पहुंच गया था। तो दैट्स मीन वहां से आपको, अगर आप कोई क्रैश होता है 1350 कहीं भी मिलता है आपको, 1350 14 से नीचे, दैट्स मीन आपको यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए। वो जब होगा तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे। एज ऑफ नाउ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है प्लीज लेट अस नो। इस रिजल्ट से आप कितने सेटिस्फाइड है, ओके या फिर अच्छा है, या फिर आपके हिसाब से ठीक ठाक है? बस फ्रॉम माई साइड इनकम इज ओके, एंड कोविड की सेकंड लहर आ चुके हैं। डेफिनेटली जब पिछले साल बढ़े थे एनपीएस, तो इस साल भी और बढ़ेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो अगर चीज़ें वैसी और ख़राब होती हैं तो, क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है और बाकी इस बार तो कोविड और भी तेजी से बढ़ रहा है, तो दिस इज अगेन वेरी बैड साइन फॉर अस एंड फॉर द मार्केट और फॉर द बिजनेस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।